हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज़ खेमज़ीरा के एपिसोड 9 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह परन के लिए दादी माँ उसके लिए डेजर्ट बना के लाती और कहती है इसे खाकर बताओ ना इसका टेस्ट कैसे है। तो परन कहता है दादी माँ इसका टेस्ट पहले की तरह होगा क्योंकि आपका डेजर्ट हमेशा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। और तभी परन उसको खाने लगता है। ये देखकर वो चुप हो जाता है। दादी माँ कहती क्या हुआ बेटा, तुमने कुछ बोला नहीं। और तभी परन कुछ नहीं बोलता है। और तभी वो कहता है मैं दादाजी का बार बार मदद कर रहा हूँ और मुझसे हमेशा ही गलतियाँ हो जाती हैं। लगता है मैं दादाजी की तरह एक परफेक्ट तांत्रिक नहीं बन पाऊँगा। ये सुनकर दादी माँ कहती है उसकी कि बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें किसी की बराबरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम परफेक्ट से ही बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो। तभी दादी माँ परन को गले लगा लेती है और कहती है एक बार जब तुम तांत्रिक बन जाओगे तो शायद मैं तुम्हें गले नहीं लगा पाऊँगी और मुझे अभी गले लगाने दो और अगर तुम्हें जितना रोना है तुम रो लो। और तभी परन दादी माँ को देखता रहता है और दादी माँ कहती है तुम्हें अगर अपने आप का कमज़ोर रूप मुझे सामने दिखाना है तुम हो सकते हो, तुम्हें डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी परन कहता है मेरी माँ मुझे तांत्रिक को बनता नहीं देख पाएंगी दादी माँ। दादी माँ कहती हैं बेटा पर वो तुमको देखकर बहुत ही ज़्यादा प्राउड होंगी और पता है मैं भी तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आत्मा कहीं खो गई है, चलो उस आत्मा को वापस लाते हैं। तभी दादी माँ परन के लिए गाना गाती है। परन दादी माँ को पकड़ के बहुत रोता है क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती रहती है। और आज प्रेजेंट लाइफ में जब परन दादी माँ के वही मिठाई को खाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा खांसी आने लगती है। तभी वहाँ पर दोनों ट्विंस थोंग और ऐक आ जाते और कहते हैं मास्टर परन क्या आप ठीक है। पर इतनी ज़्यादा बुरी हालत में कहता है कि जाकर खेम को बचाओ। और तभी वो लोग कहते हैं क्या मास्टर आपकी हालत बहुत बुरी है। और तभी वो कहता है नहीं जाकर खेम को बचाओ, खेम की हालत बहुत बुरी है। और तभी वो लोग कहते हैं हाँ मास्टर। और तभी वहाँ से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बार बार जेट फ़ोन लगाता रहता है पर खेम उसका फ़ोन रिसीव ही नहीं करता। और तभी चरण कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि खेम अंधेरे में और वो बहुत बुरी मुसीबत में। और तभी वो लोग कहते हैं अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग दोबारा कॉल करें। तभी वहाँ पर एक साधु की एंट्री होती है जिसको वो लोग लेने के लिए आते हैं। और तभी वो कहते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत है, चलो हम लोग जल्द से जल्द चलते हैं। और तभी जेट और चरण उन साधु के साथ आ जाते हैं कि उसके साधु कोशम तुरंत आ जाते हैं और बताते हैं कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है, मुझे लगता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहिए। दूसरी तरफ खेम को दिखाया जाता है क्योंकि जो नदी में डूबता रहता है और उसके पास रामपुंग आ जाती और तभी खेम कहता है तुमने दादी माँ के किया है। और तभी रामपुंग कहती है मुझे लगता है कि पहले तुम्हें चिंता करनी चाहिए। ये कहकर रामपुंग खेम का गला दबाने लगती है और कहती है चलो मैं तुम्हारी असलियत बताती हूँ कि तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ क्या किया था। और तभी दिखाया जाता है कि खेम के हाथों से परन के वो धागा भी टूट जाता है जो कि परन ने उसके हाथों में बांधा था। और तभी पास्ट में दिखाया जाता है कि किस तरह रामपुर के साथ क्या हुआ था और किस लिए वो खेम के से इतना बदला लेना चाहती है। दिखाया जाता है कि खेम का पहला रूप जब वो एक प्यारी सी लड़की रहती है और वो एक घराने की प्रिंसेस रहती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती और कहती है बेटा अभी तक तुम तैयार नहीं हुए ना, तुम्हारे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हारे डैड चाहते हैं कि आज तुम काफ़ी अच्छा कपड़ा पहन कर आओ, क्वान आओ ना। और तभी खेम देखता है कि वो तो उसकी माँ ही है। और तभी खेम अपनी माँ को देखता है कि एक लड़की जिसका नाम क्वान है उसे वो सजाती रहती है। क्वान कहती है ये कपड़े वैसे भी अनकंफर्टेबल थे माँ, आपने फिर से मुझे ये पहना दिया। और तभी इसकी माँ कहती है पता है आज हम लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारी बड़ी माँ की आज लड़का होगा या लड़की। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छी बात है, आज के बाद वो गुस्सा नहीं करेंगी। और तभी इसकी माँ कहती है बेटा अपनी माँ बड़ी माँ के सामने ये बातें मत करना, नहीं वो बहुत गुस्सा करेंगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये बात 1767 की रहती है जहाँ पर क्वान के जो पिता रहते हैं वो 3 शादी किए रहते हैं और उनकी जो पहली वाइफ रहती है उनकी कोई औलाद नहीं रहती। पर बहुत सालों बाद एक पहली औलाद होने वाली है। इस वजह से वो पूछना चाहते हैं कि मेरी पहली औलाद एक लड़का होगी एक लड़की, क्योंकि उनकी पहली बीवी के जितने भी बच्चे हुए थे वो आज से पहले मर चुके थे और इसी वजह से वो जानना चाहते थे। और तभी भविष्यकर्ता बताता है कि मुझे लगता है कि आपको एक बेटा होगा। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी क्वान कहती है वो मेरा भाई होगा। और तभी
सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश कर रहते हैं कि मैडम आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आपका एक लड़का होने वाला है। ये सुनकर सभी लोग मैडम को बधाई देते हैं और कहते हैं। तभी क्वान का पिता कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि इस वंश को चलाने के लिए कोई आएगा जो इसका वारिस बनेगा, और सभी लोग काफ़ी खुश रहते हैं। बस तभी भविष्यवक्ता कहता है मुझे लगता है कि आपको 2 बेटे होंगे। ये सुनकर मैडम कहती है क्या, ये कैसे हो सकता है? और फिर क्वान के डैड कहते हैं मतलब मेरी बीवी को ट्विंस होने वाले हैं। तभी उसके सामने से एक नौकर दौड़ के आता है और कहता है मालिक मुझे माफ़ करिएगा, पर पता है रामपुंग को कल काफ़ी उल्टियाँ हो रही थी, इसी वजह से मैंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने बताया कि रामपुंग पेट से है। ये बातें सुनकर मालिक तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं ओह मतलब आपका मतलब था कि मेरे 2 बेटे, एक बेटे मेरी पहली वाइफ से और दूसरे बेटा रामपुक से होने वाला है, क्योंकि मालिक की रामपुक एक मिस्ट्रेस रहती है। और बात मालिक की पहली वाइफ को बिल्कुल नहीं पसंद रहता है। वो चाहती हैं कि मेरा ही बेटा इस वंश का वारिस बने, और जब उसे पता चलता है कि रामपुंग को भी एक लड़का होने वाला है, ये बात उसको बहुत बुरा लगती है। और तभी वो कहती है कि वो कहाँ पे है, क्या वो ठीक है? और तभी ये बात मैडम को बहुत बुरा लगती है। दूसरी तरफ क्वान कहती ओह मतलब मेरे 2 भाई होंगे माँ, और ये क्वान की माँ भी काफ़ी उदास हो जाती है क्योंकि वो मैडम की चाल से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वहीं दूसरी तरफ इन तीनों के पति अब जाने वाले रहते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखना, अपनी पहली वाइफ से कहते हैं। तो उसकी पहली वाइफ कहती है मैं चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द आ जाएं जिससे कि आप अपनी औलाद को देख पाए। तो वो कहते हैं हाँ मैं जल्द से जल्द आना चाहूँगा, पर मैं इस काम को डिले भी नहीं कर सकता हूँ। पर अभी रामपुक अभी तक आए क्यों नहीं? तो उसकी पहली वाइफ कहती है शायद उनकी तबीयत खराब है, इसी वजह से वो नहीं आ पाई, क्योंकि अभी तक वो बहुत कम उम्र की हैं। तभी वहाँ पर रामपुक आती है जो कि एक 20 साल की एक नौजवान लड़की रहती है जो कि पहली बार प्रेग्नेंट होती है। और तभी मालिक उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते और कहते हैं कि तुम क्या ठीक हो? और तभी वो कहती है मुझे माफ़ करिएगा मालिक लेट आने के लिए, पर मैंने अपने हाथों से ये माला बनाया है और मैं बस चाहूँगा कि आपका जो काम हो रहा है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए और आप सही सलामत वापस आ जाए। और तभी मालिक कहते हैं तुम कितनी प्यारी हो। और तभी उनकी पहली वाइफ कहती है कि मैं जानती हूँ कि माला ये आपको काफ़ी अच्छी लाए और लगता है कि रामपुंग ने ये इसको बनाने में काफ़ी मेहनत किया है, और वो रामपुंग को नीचे दिखाने की कोशिश भी करती है। और तभी मालिक कहते हैं मैं तो दोनों बेटों को लेने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और क्वान की माँ तुम्हारा क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे दूसरे बच्चे हो? तो क्वान की माँ मना कर देती है और कहती है कि मैं तो बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ और मुझे लगता है कि मैं आपके दोनों बच्चों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूँगी, और वो साफ मना कर देती है। तीनों के पति यानी कि मालिक कहते हैं कि काफ़ी अच्छी बात है, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे तीनों वाइफ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करती है। वहीं दूसरी तरह दिखाया जाता है कि मालिक वापस आ जाते अपने काम से और उनकी पहली वाइफ को बहुत तेज़ बुखार रहता है। और तभी वो आते और कहते हैं क्या तुम बीमार हो? तो उनकी पहली वाइफ कहती है ये तो प्रेगनेंसी में होता रहता है। तभी मालिक कहते हैं ऐसा तुम पहली बार भी कह रही थी जब हमारे पहले बच्चे मर चुके थे, मुझे नहीं चाहिए कि इस बार भी तुम्हारे साथ ये हो, क्योंकि तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो और तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा टफ है और तुम बिना बच्चों की भी मेरी पहली ही बीवी रहोगी, पर मैं नहीं चाहूँगा कि तुम ये पहला बच्चा खो, इसीलिए ये बच्चा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि मालिक अपनी पहली वाइफ को दबा डाले थे कि चाहे जो भी हो पर मुझे एक हेल्थी बच्चा चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे ही मालिक चले जाते हैं और सभी औरतें अपने अपने घर पे चली जाती हैं और आज प्रेजेंट लाइफ है, यानी कि आज जहाँ पर परण बेहोश पड़ा रहता है तभी वहाँ पर जेड और चरण आते हैं और उनके साथ वही बौद्ध भी आते और कहते हैं पीछे हटो, और तभी वो मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं तभी परण को होश आ जाता है और तभी परण तुरंत भागते हुए दौड़ता है और उसके पीछे जेड और चरण भी जाते हैं, क्योंकि परण के लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खेम की हेल्थ रहता है। दूसरी तरफ थोंग और एग भी पहुँच जाते हैं और कहते हैं खेम क्या तुम ठीक हो? और जैसे ही वो लोग पानी में जानते हैं तो देखते हैं कि रामपुंग ने खेम का गला दबाया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह क्वान और उसकी माँ जाते हैं रामपुंग से मिलने के लिए, और क्वान रामपुंग के कोक के पास गाल लगाकर सुनती और कहती है बच्चा तो पैर मार रहा है। ये सुनकर उसकी रामपुंग कहती है हाँ मेरा बच्चा काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तभी क्वान की माँ कहती है जाओ क्वान वहाँ खेल कर आओ, और तभी रामपुंग कहती है अगर क्वान एक और लड़का होता तो किस्मत काफ़ी अच्छी होती। और तभी क्वान की माँ कहती है मुझे यही बात का तो डर है क्योंकि वो एक लड़की है और उसकी किस्मत भी मेरी तरह होगी। और तभी वो कहती है मैं जानती हूँ कि मैडम को बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उनके साथ ही
प्रेग्नेंट हूँ और मुझे भी एक लड़का होने वाला है। तभी क्वान की माँ रामपुंग से कहती है, मैं जानती हूँ कि अभी तुम बहुत ज़्यादा कम उम्र की हो और ये तुम्हारा पहला बच्चा है। क्या तुम मालिक से इतना प्यार करती हो कि तुम अपना बच्चा उन्हें देने के लिए तैयार हो जाओगी? तभी रामपुंग कहती है, मैम तो मुझे यही बात का तो डर है, कहीं मेरा बच्चा भी मेरी तरह एक नौकर ना हो जाए। और मैडम को ज़रूर इस बात का डर होगा कि मेरा बच्चा उनके बच्चे के रास्ते में ना आए, पर मैं तो अपने बच्चे को नौकर ही बनाऊंगी। और तभी क्वान की माँ कहती है, पर तुम जानती हो ना कि कोई और है जो तुम्हारे बच्चे को नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे। रामपुंग जानती थी कि मैडम उसके बच्चे की ज़िंदगी नहीं चाहती और वो काफ़ी उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर एक नौकरानी आती और कहती है कि मैडम कैथ्यू को बच्चा होने वाला है। और तभी क्वान की माँ और रामपुंग आते हैं और तभी पता चलता है कि जो मैडम को बच्चा होता है उसकी सांसें ही नहीं चलती है और वो मरा सा पैदा होता है। ये बात पहली वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, किस्मत मेरे साथ हमेशा ऐसा गेम क्यों खेलती है। और ये बात क्वान और रामपुंग की माँ चुपके से सुन जाती है कि मैम का जो बच्चा है वो मर चुका है। रामपुंग काफ़ी उदास हो जाती है और तभी क्वान की माँ रामपुंग से कहती है, अभी भी तुम्हारे पास फैसला है। और तभी रामपुंग को भी एक प्यारा सा बेटा होता है। और तभी क्वान कहती है कि क्या तुमने डिसाइड किया, मैंने जो उस दिन तुमसे सवाल किया था। और तभी रामपुंग कहती है, पता है आज मुझे पता चल गया कि ना मैं अपने आप से प्यार करती हूँ ना मालिक से, मैं इस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्योंकि ये बच्चे को जैसे ही मैंने देखा मुझे एहसास हो गया कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा इस बच्चे से प्यार करती हूँ। और तभी क्वान की माँ कहती है, अगर तुम इससे इतना ही ज़्यादा प्यार करती हो तो ये बच्चे को भेज दो जहाँ पर मैं कह रही हूँ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को जान खतरे में है। दूसरी तरफ रामपुंग अपनी नौकरानी के साथ जाती रहती है। तभी वहाँ पर उस मालिक की पहली वाइफ आ जाती और कहती है कि मैंने सुना है कि रामपुंग का भी बच्चा मरा सब पैदा हुआ और तुम कहाँ जा रही हो। और तभी वो कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने गांव, मुझे कुछ काम है। पर वो कहती क्या मैं पागल हूँ, और अपने नौकरों से कहती है रामपुंग को पकड़ो और इसके बच्चे को छीन लो। पर रामपुंग अपने हाथ में चाकू ली रहती और कहती है कि अगर कोई भी मेरे बच्चे को हाथ लगाएगा तो मैं उसे मार डालूंगी। और रामपुंग के लिए उसका बच्चा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पर क्वान की माँ उसे बताई रहती है कि अगर मैडम को पता चलेगा कि तुम्हारा बच्चा जिंदा है और उसका बच्चा मर चुका है, तुम्हारे बच्चे की जान बहुत बुरी हालत में रहेगी। और तभी उसकी नौकरानी मैडम से कहती है, प्लीज़ यंग मास्टर की जान बख्श दीजिए, उनकी क्या गलती है। और जैसे ये बात उसकी पहली वाइफ सुनती है कि इसके बच्चे को यंग मास्टर बोला जा रहा है, एक नौकरानी के बेटे को, और वो गुस्सा हो जाती और कहती क्या। और तभी गुस्से में उसकी नौकरानी को मार डालती है। दूसरी तरफ क्वान की माँ इंतज़ार करती रहती है रामपुंग का कि कब आएगी रामपुंग और उसको वो लेकर जाएंगी। दूसरी तरफ उन्हें पता चलता है कि रामपुंग को मैडम के लोग पकड़ लिए हैं और उसके बच्चे को नदी में फेंकने की बात हो रही है। दूसरी तरफ रामपुंग कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बच्चा आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा और वो एक नौकर की ही तरह ज़िंदगी जिताएगा। और तभी वो मैम कहती है, ओह तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मुझसे बातें करोगी, तुम बस एक नौकरानी हो। मैंने देखा है कि जब से तुम प्रेग्नेंट हो मालिक तुमसे कितना प्यार करते आए हैं, क्योंकि तुम अभी एक जवान हो। और तुम्हें क्या लगता है कि आंखों के सामने ये सब होने दूंगी, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और तभी रामपुंग कहती है, मुझे लगता है कि आपको भी इस दर्द का एहसास होगा कि अगर माँ से बच्चा छीन लिया जाता है तो उसे कितना बुरा लगता है। प्लीज़ मैडम मेरे बच्चे को मत दूर कीजिए। और तभी उस मैडम इतनी ज़्यादा निर्दयी रहती है कि उस छोटे से बच्चे को नदी में फेंक देती है। और रामपुंग कहती आप कितनी बुरी हो। और तभी क्वान ये सब देखकर चिल्ला देती है। और तभी रामपुंग ये देखती रहती है कि क्वान और उसकी माँ ये जानते हैं कि मैडम ने ही उस बच्चे को नदी में फेंका है। और तभी वो कहती है कि सारे नौकरों का मुंह बंद करा दो। और जब ये सब खेम देखता है तो वो काफ़ी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ जब मालिक आते हैं और रामपुंग को बुलाते हैं और कहते हैं, रामपुंग क्या तुमने मेरे बच्चे को नदी में फेंक दिया है। तो रामपुंग कहती है ये सब झूठ है, असल बात ये है। और तभी मालिक कहते हैं मैंने सुना है कि तुमने ये सब किया है। और तभी दिखाया जाता है कि जिस तरह मैडम बोलती है, पता है मालिक मेरा पहला बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्थी पैदा हुआ था, पर जैसे ही रामपुंग को पता चला कि उसका बच्चा मर चुका है वो तुरंत आई और मेरे बच्चे को ले जाकर नदी में फेंक दी। ये रामपुंग कहती है तुम कितना झूठ बोलती हो, तुम कितनी ज़्यादा घटिया औरत हो। ये सुनकर मालिक कहते ओ तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मेरी पहली वाइफ को अपने नामों से बुलाओगी। रामपुंग कहती है कि अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो मिस क्वान से ये बातें पूछ लीजिए। और तभी रात में दिखाया जाता है कि इस तरह क्वान की माँ उसे बताई रहती है कि आज के बाद जो हुआ उसे याद करना भूल जाना, क्योंकि अगर तुम्हें ये बात याद रहेगी तो मैम हम लोग के साथ बहुत बुरा करेंगे और हम लोग अपनी नौकरानी को नहीं बचा पाएंगे। और अगर तुम चाहती हो कि ये नौकरानी हमारे साथ हमेशा
रहे हैं तो तुम्हें ये बात को भूल जाना चाहिए। और जब मालिक अपनी बेटी से पूछते हैं कि बताओ ना बेटा, कल रात क्या तुमने देखा था कि रामपुंग ने अपने बच्चे को नदी में फेंका था या मैम ने? और तभी क्वान झूठ बोल देती है और कहती है नहीं, आंटी रामपुंग ने ही अपने हाथों से मैम के बच्चे को नदी में फेंका था। ये बात जब रामपुंग सुनती है और कहती है सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक छोटी से बच्चे झूठ नहीं बोल सकती है। और मालिक उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। रामपुंग कहते हैं सब झूठ बोल रहे हैं मालिक, मेरी बातों पर यकीन कीजिए, ये ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन कीजिए। मैं नहीं बल्कि मैम ने मेरे बच्चे को नदी में फेंक दिया था। असल में मैम का बच्चा मरा पैदा हुआ था और जब उन्हें पता चला कि मेरा बच्चा जिंदा है तो वो तुरंत आकर उसे नदी में फेंक दी। और तभी दिखाया जाता है कि जब उसके मालिक उसे कहते हैं कि जाओ नौकर इसे बंद कर दो, तो रामपुंग को गुस्सा आता है और वो अपने ही मालिक को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है सब बहुत बुरे हो और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारी आने वाली जितनी भी पीढ़ी होगी उस ये श्राप से जूझेंगी। और तभी दिखाया जाता है कि रामपुंग कहती है देखो किस तरह मुझे दर्द से मारा गया था, मुझे कितना ज़्यादा दर्द से तड़पाया गया था, मेरे बच्चे को भी उन्होंने मार डाला था और मुझे हर रात वो लोग कोड़े से मारते थे कि जब तक मैं मर ना जाऊं। और हर रात मैं बस यही बद्दुआ उन्हें देती थी कि आने वाली जितनी भी पीढ़ी हो उनको ये श्राप से गुजरना पड़ा है। और दिखाया जाता है कि रामपुंग ये श्राप देती है कि जब भी कोई लड़का पैदा हो वो कई साल बाद मर जाए अपने आप, और जब भी कोई लड़की पैदा हो उसे एक अपने प्यार से अलग होने का दर्द का एहसास हो। रामपुंग को यही बद्दुआ इनके परिवार को दी रहती है और यही श्राप सदियों से खेम के परिवार को चला आता है। दिखाया जाता है कि खेम के सामने एक अलग रूप आता है कि किस तरह उसकी माँ जल के मर जाती है और सभी के आँख और नाक से खून निकलने लगता है, क्योंकि रामपुंग का बद्दुआ एक जायज़ बद्दुआ थी, क्योंकि रामपुंग के साथ सभी लोगों ने बहुत बुरा किया था। और किस तरह मालिक और उसकी पहली वाइफ भी मर जाती है। दूसरी तरफ जब खेम की पहली बहन होती है यानी कि क्वान, वो भी अपने प्यार से बिछड़ने के वजह से मर जाती है। दूसरी बार जब एक लड़का पैदा होता है तो कई साल की उम्र में वो मर जाता है। और दूसरी तरफ फिर एक लड़की पैदा होती है जो कि अपने प्यार से अलग होने की वजह से मर जाती है। और अब हमारी बारी आती है खेमज़ीरा के बारे में। जबकि वो परन से अलग हुई थी तो वो अपने प्यार से अलग होने के दर्द से वो मर जाती है। और तभी रामपुंग कहती है अब तुम बचे हो, अब तुम्हारे बाद मेरा श्राप पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद पीढ़ी में कोई नहीं बचा है जो इस पीढ़ी को चलाएगा और मेरा श्राप अब पूरा हो जाएगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ थोंग और एक कहते हैं खेम क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो? और तभी एक थोंग से कहता है कि थोंग खेम को लेकर जाओ, मैं संभाल लूँगा। वहीं दूसरी तरफ थोंग खेम को नदी किनारे ला देता है और तभी वहाँ पर परन आता है और कहता है खेम क्या तुम ठीक हो? खेम कहता है दादी माँ अभी भी नदी में है। और परन कहता है क्या तुम सच में ठीक हो? और दादी माँ श्री कहाँ पे है बताओ ना खेम। और तभी खेम कहता है वो नदी में है। दूसरी तरफ परन तुरंत नदी में कूद जाता है और खेम भी जाने की कोशिश करता है, पर जेड और चरण उसे रोक लेते हैं और कहते हैं खेम थोड़ा हिम्मत रखो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह रामपुंग एक को गला दबा देती है और एक भी इस दुनिया से चला जाता है और परन अपनी ताकत से रामपुंग को हटा देता है, क्योंकि परन के पास काफ़ी ताकत रहती है और रामपुंग वहाँ से तो अभी तो चली जाती है पर उसका अभी भी बदला पूरा नहीं होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब वो लोग दादी माँ को नदी की से बाहर निकालते हैं तो वो लोग काफ़ी कोशिश करते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा CPR देने की कोशिश करते हैं। परन कहता है डॉक्टर को फ़ोन लगाओ। जेड और चरण बार बार फ़ोन लगाते हैं पर एम्बुलेंस को आने में वक्त लगता है। और तभी जब खेम बार बार CPR देता रहता है और जब परन देखता है कि दादी माँ तो अब चल बसी हैं, उनको बचाना नामुमकिन है और वो अब इस दुनिया से चली गई हैं, पर खेम भी पूरी कोशिश करता रहता है। परन कहता है खेम अब रुक जाओ, ये अब नहीं करो, दादी माँ अब इस दुनिया से चली गई हैं। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है क्योंकि खेम बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करता रहता है कि दादी माँ ने उसे एक यहाँ पे लाया और मेरी वजह से दादी माँ की ज़िंदगी चली गई। दूसरी तरफ परन भी काफ़ी उदास रहता है और दूसरी तरफ खेम ये दूर से देखता रहता है। वो यहाँ तक कि दादी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने की भी हिम्मत नहीं रखता है, उसे लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वही रात में दिखाया जाता है किस तरह जो बौद्ध दाए रहते हैं वो खेम को दादी माँ का लेटर देते और कहते हैं ये लेटर दादी माँ ने मेरे लिए लिखा था, शायद उन्हें पता था कि वो मरने वाली हैं, शायद
शायद उन्हें एक हार्ट अटैक आया था और वो बस चाहती थी कि मैं और तुम्हारा और खेम का देखभाल रखूँ। तो मुझे लगता है कि सी का जो डेथ हुआ है वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है खेम, और अपने आप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब की चिंता नहीं करनी चाहिए। और तभी खेम तो बहुत ज़्यादा उदास रहता है और तभी के बॉड कहते हैं ये सब अगर ख़त्म हो जाएगा तो मैं रामपुंग के बारे में सोचूंगा कि रामपुंग से किस तरह से मुझे डील करना है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है खेम जब मास्टर के घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि एक भी अब चला गया है और थोंग रोता रहता है। और तभी खेम मास्टर से कहता है कि प्लीज़ थोंग को लेकर आइए ना, वो कहाँ पे है। तभी मास्टर कहते हैं मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर दूँ पर मैं अब उसे वापस नहीं ला सकता हूँ। और तभी खेम एक से माफ़ी मांगता और कहता है एक मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और तभी एक कहता है खेम इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी मास्टर से वो कहता है मुझे अपने भाई के पास भेज दीजिए मास्टर परन। और तभी परन उसे भी उसके भाई के पास भेज देता है। खेम बहुत रोता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ दादी माँ का आज अंतिम संस्कार रहता है, सभी लोग उसमें शामिल होते हैं और परन बहुत रोता रहता है और खेम चरण सब बहुत रोते रहते हैं क्योंकि उनके लिए दादी माँ सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरी तरफ जेट काफ़ी परेशान रहता है, चरण उसे हिम्मत देता है और तभी जेट कहता है याद है जब मैं छोटा था और जब भी मैं घर से भाग जाता था दादी माँ मुझे बचा लेती थी और थोंग और एक मेरे दोस्त बन जाते थे। पता है थोंग और एक को पता था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। और तभी चरण कहता है चाहे अब कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे पर ये बात हमेशा याद रखना कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और तभी वो जेट को समझाने की कोशिश करता है और कहता है मुझे लगता है कि अब हम लोगों को यहीं पर रुक जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और तभी जेट कहता है कि जब खेम का रामपुंग से बच जाएगा तब हम लोग अपने बारे में सोचेंगे। मतलब जेट ये एहसास दिला देता है कि वो चरण से प्यार करता है। दूसरी तरफ खेम अंकल चाय से कहता है कि अंकल चाय मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। और तभी अंकल चाय कहते हैं क्या। दूसरी तरफ रात हो जाती है, खेम अपना सारा सामान लेकर जाता रहता है और तभी परन उसके रास्ते में आ जाता है और कहता है क्या मैं अब तुम्हारा फिर से मास्टर नहीं बन सकता हूँ। और तभी खेम कहता है मास्टर आप हमेशा मेरे मास्टर ही रहोगे। तभी परन कहता है फिर तुम मुझे दूर छोड़कर कैसे जा रहे हो, मेरे साथ रहो ना खेम। खेम कहता है दादी मासी और तुम जिससे जिससे प्यार करते थे वो सब दूर चले गए मेरे वजह से। और तभी परन कहता है दादी मासी वैसे भी वो मरने वाली थी क्योंकि वो बहुत दिनों से बीमार थी और थोंग और एक वो उनकी आत्माओं को तो मैं ही रोका था क्योंकि उनका पुनर्जन्म तो होने ही वाला था। और तभी खेम कहता है नहीं इसमें मेरी ही गलती थी, वो सबकी मौत मेरे वजह से हुआ है, अगर मैं यहाँ पे नहीं आया होता तो शायद ये सब नहीं होता। और तभी परन कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है खेम, और प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे गुस्सा ना हूँ तो मेरे साथ रहो। और तभी खेम परन को गले लगा लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। और तभी खेम देखता है कि परन को तो बहुत तेज़ बुखार हुआ है और तभी परन लेट जाता है और खेम उसके बॉडी को पोछा लगाता है। और तभी परन कहता है खेम अगर तुम चाहते हो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ तो मेरे साथ रहना और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। खेम कहता है हाँ। और तभी परन कहता है तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों की डेथ ऊपर वाले लिखा रहता है और तुम्हारे वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है, और प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। और तभी परन के हाथों में खेम हाथ डाल देता है और तभी परन सो जाता है। जब परन सो जाता है तो खेम परन को एक प्यारी सी किस देता है और वहाँ से वो चला जाता है। और खेम बहुत रोता है क्योंकि खेम के लिए ये भी आसान नहीं है। दूसरी तरफ जब सुबह होती है परन उठता है तो वो अपने टेबल पर एक लेटर दिखता है जिसमें खेम ने लेटर लिखा रहता है और कहता है मास्टर आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी में उस कीमती पल को लाया जिसको तो मुझे यकीन ही नहीं था, और मुझे यकीन ही नहीं था कि मुझे प्यार भी होगा। शुक्रिया मुझसे प्यार करने के लिए। दूसरी तरफ जेट खेम को बार बार फ़ोन लगाता है, खेम किसी के भी फ़ोन को रिसीव नहीं करता है। और तभी खेम कहता है कि सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं उन लोगों के साथ पैदा हुआ जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, पर अब मेरा भी वक्त आ गया है कि मैं अपने प्यार वालों को बचाऊँ और मेरी वजह से उन्हें कुछ भी ना हो। इसी वजह से मैं बैंकॉक वापस जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी वहीं पर बिताना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी और को मेरे वजह से चोट पहुँचे। दूसरी तरफ जब परन ये सब पढ़ता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है मैं बस चाहता हूँ। अपने आखिरी शब्दों में लिखा रहता है कि मेरी तो बस यही विश है कि प्रेम तुम हमेशा हर दिन खुश रहो। परन ये सब पढ़ के बहुत रोने लगता है क्योंकि परन बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है। उसकी दादी माँ भी चली गई और अब खेम भी उससे दूर चला गया है और ये बात परन के लिए काफ़ी आसान नहीं है। और यहीं पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड होता है। वैसे ये एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या खेम परन के पास वापस आएगा या परन ही जाएगा खेम से मिलने के लिए? ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही।